नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम हिंदी साहित्य के बिल्कुल शुरुआती दौर यानी आदिकाल की दुनिया में उतर रहे हैं। ये एक ऐसा जमाना है जो रहस्यों से भरा है, जहां विद्वानों के बीच आज भी जोरदार बहसें चलती हैं। ये वो वक्त था जब हिंदी साहित्य अपनी शक्ल ले रहा था, पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी जो नींव रखी गई वो कितनी असली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी साहित्य की बुनियाद ही एक धोखे पर टिकी हो। आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे और हिंदी साहित्य की पैदाइश से जुड़े सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आदिकाल को एक लिखी लिखाई हिस्ट्री की तरह नहीं, बल्कि कुछ दिलचस्प पहेलियों के तौर पर देखते हैं। यहाँ हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है और हम एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी सबसे पहली पहेली यही है कि हिंदी का पहला कवि आखिर था कौन। सुनने में तो ये बहुत ही बेसिक सवाल लगता है ना? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक सवाल पर विद्वान आज तक एक राय नहीं बना पाए हैं। इस बहस में ना दो बड़े खेमे हैं। एक तरफ हैं राम कुमार वर्मा जी, जो मानते हैं कि अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू ही हिंदी के पहले कवि हैं, और दूसरी तरफ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी नज़र में ये सम्मान अब्दुल रहमान को मिलना चाहिए। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। अब स्वयंभू का नाम क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पौमचर्यू नाम का एक महाकाव्य लिखा था। इसे हम जैन रामायण भी कह सकते हैं, और ये लिखा गया था अपभ्रंश भाषा में, जो कि पुरानी हिंदी का ही एक रूप थी। तो तर्क ये है कि जब भाषा ही हिंदी की पूर्वज है, तो उसके कवि को भी पहला कवि मानना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं आदिकाल की सबसे बड़ी पहचान की तरफ, और वो है रासो काव्य। ये असल में दरबारी कवियों के लिखे वीर रस की कविताएं थीं, राजाओं की बहादुरी के किस्से, जिसमें इतिहास और कल्पना का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। जब भी आदिकाल की बात होती है, एक नाम हमेशा आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका मानना था कि आदिकाल का जो असली साहित्य है ना, वो रासो साहित्य ही है। उन्होंने धार्मिक किताबों को अलग रखते हुए कहा कि वीर गाथाएं ही उस जमाने की मेन साहित्यिक धारा थीं। और इसी रासो परंपरा का जो सबसे बड़ा, सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाला ग्रंथ है, वो है पृथ्वीराज रासो। और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, इसमें पूरे 69 सर्ग यानी चैप्टर्स हैं। ये जितना विशाल है, उतना ही बड़ा इस पर विवाद भी है। तो चलिए, पृथ्वीराज रासो के इस केस की फाइल खोलते हैं। इसे एक मुकदमे की तरह देखिए, जिसमें ये महाकाव्य कटघरे में खड़ा है। हम सबूतों को देखेंगे, दलीलों को सुनेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ असली है, नकली है या फिर कुछ और ही है। इस मामले में विद्वान 3 टीमों में बट गए हैं। पहली टीम, जिसमें श्याम सुंदर दास जैसे लोग हैं, वो इसे 100% असली मानती है। दूसरी टीम है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो बीच का रास्ता अपनाती है। उनका कहना है कि शायद इसका कोई छोटा सा हिस्सा असली रहा होगा, जिसे बाद में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया गया। और फिर आती है तीसरी टीम, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बूलर जैसे दिग्गज हैं, जो इसे सिरे से नकली, एक जालसाजी मानते हैं। अब जो लोग रासो को असली मानते थे ना, उनके नाम याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक बनाई गई थी। जरा ये लाइन देखिए। कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए। इसी एक लाइन में उन सभी विद्वानों के नाम छिपे हैं। कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहन लाल पंड्या, दशरथ शर्मा और अयोध्या प्रसाद। है ना कमाल की ट्रिक? जो दूसरा खेमा है, यानी अर्ध प्रमाणिक मानने वालों का, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि हो सकता है रासो की कहानी का एक छोटा सा असली बीज रहा हो, लेकिन वक्त के साथ दूसरे कवियों ने उसमें इतनी चीजें जोड़ दी, इतनी मिलावट कर दी कि उसका असली रूप ही कहीं खो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। एक ऐसी खोज हुई जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़ कर रख दिया। अप्रमाणिक खेमे के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जो किसी स्मोकिंग गन से कम नहीं था। ये थे डॉक्टर बूलर। वो कश्मीर में कुछ खोज कर रहे थे जब उन्हें पृथ्वीराज विजय नाम की एक किताब मिली। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वो हैरान रह गए। उसमें दी गई तारीखें, नाम, घटनाएं, कुछ भी पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खा रहा था, और पृथ्वीराज विजय ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सटीक थी। इस एक खोज ने रासो की प्रामाणिकता पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पक्का सवालिया निशान लगा दिया था।
तो देखिए, एक तरफ तो ये बहस चल रही थी, ग्रंथों की असलियत पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसी दौर में एक और आवाज भी उभर रही थी, एक ऐसी आवाज जो आने वाले कल की भाषा गढ़ रही थी। और ये थे अमीर खुसरो। उन्हें खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। मतलब वो भाषा जो आज की हिंदी और उर्दू की बुनियाद बनी, उसे कविता में सबसे पहले खुसरो ही लेकर आए। उन्होंने पुरानी बोलियों और नई जबान के बीच एक पुल का काम किया। खुसरो की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी पहेलियां, जो आम लोगों की जबान में थीं। जरा ये सुनिए और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। 10 नारी का एक ही नर, बस्ती बाहर वाका घर, पीठ सकत और पेट नरम, मुंह मीठा तासीर गरम। सोचा कुछ? इसका जवाब है तरबूज। देखिए कितनी कमाल की बात है। 10 नारी मतलब तरबूज पर बनी धारियां, बस्ती के बाहर घर यानी खेत, सख्त पीठ उसका छिलका और नरम पेट उसका गूदा, और मुंह मीठा तासीर गरम तो है ही। ये दिखाता है कि खुसरो की कविता कितनी जमीनी और कितनी मजेदार थी। खुसरो सिर्फ पहेलियां ही नहीं लिखते थे, वो अपने समय को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। उनकी एक रचना है नूह सिपिहैर, जिसका मतलब है 9 आकाश। इसमें वो भारत की तारीफ करते हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखते हैं और उस जमाने में भारत में बोली जाने वाली 12 भाषाओं की एक लिस्ट भी देते हैं। वो एक कवि के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे। उनकी एक और किताब है खालिक बारी, जो एक तरह का शब्दकोश है। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि उनकी भाषा में कितनी वैरायटी थी। हिंदवी, फारसी, अरबी, यहाँ तक कि तुर्की के शब्द भी। वो उस गंगा जमुनी तहजीब और मिलीजुली भाषा के पहले बड़े पैरोकार थे, जो इस देश की पहचान बनने वाली थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब किसी साहित्य की शुरुआत ही इतनी रहस्यमयी और विवादों से भरी हो, तो उसकी कहानी को कैसे देखा जाए? शायद इससे यही पता चलता है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये सवालों, बहसों और अलग-अलग नजरियों से मिलकर बनी एक हमेशा चलती रहने वाली कहानी है। पृथ्वीराज रासो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सदियों से बड़े-बड़े विद्वानों को उलझा कर रखा है, और आज हम इसी की गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या पृथ्वीराज रासो सच में 12वीं सदी में लिखा गया एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, या फिर ये बाद के जमाने में गढ़ा गया एक बहुत बड़ा साहित्यिक धोखा है? देखिए, ये सवाल सिर्फ एक किताब का नहीं है, ये हिंदी साहित्य की पहचान से जुड़ा है, और इसी एक सवाल पर 100 साल से भी ज्यादा से विद्वानों के बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा उन 2 किरदारों से जिनके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूमता है, कवि चंदबरदाई और उनके राजा पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, किंवदंतियों की मायने कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि नहीं थे, वो उनके सबसे गहरे दोस्त थे, उनके राजदार थे। सोचिए, यहाँ तक कहा जाता है कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन मरे। और यही जो अटूट दोस्ती है, वही इस महाकाव्य की आत्मा है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी कविता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वीराज रासो को 69 सर्गों या कह लें कि खंडों में बांटा गया है, जिन्हें समय कहा जाता है। इसका जो स्केल है, इसका जो आकार है, वो ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है। तो अगर पारंपरिक नजर से देखें तो रासो क्या है? ये वीरता की, रोमांस की और जाहिर है युद्ध की एक जबरदस्त कहानी है, और इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का सम्मान मिला है। इसका जो कोर है, जो सेंट्रल थीम है, वो है वीर रस। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ग्रंथ इतना महान है, इतना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां से ये पूरा रहस्य शुरू होता है। साल था 1875 और तब सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि एक जर्मन स्कॉलर थे, डॉक्टर बूलर। वो कश्मीर गए और उन्हें वहां एक दूसरा ग्रंथ मिला जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। अब डॉक्टर बूलर ने जब दोनों को पढ़ा तो उनका कहना था कि भाई, असली ऐतिहासिक ग्रंथ तो पृथ्वीराज विजय है। क्यों? क्योंकि उसकी तारीखें, उसकी भाषा उस जमाने के दूसरे रिकॉर्ड से मैच करती थी। और रासो, वो तो उन्हें बाद में लिखी गई एक मनगढ़ंत कहानी लगी। बस यहीं से हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी बहस छिड़ गई। तो आखिर दिक्कतें थीं क्या? देखिए, स्कॉलर्स को रासो में कई चीजें खटक रही थीं। एक तो इसमें दी गई तारीखें इतिहास से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। किरदारों और जगहों के नामों में भी बड़ी गड़बड़ियां थीं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवालिया निशान था, वो था इसकी भाषा पर। ये भाषा 12वीं सदी की लगती ही नहीं थी, उससे कई ज्यादा नई, कई ज्यादा मॉडर्न थी। तो
इस एक सवाल ने कि रासो असली है या नकली पूरे विद्वानों के जगत को 3 बड़े बड़े गुटों में बांट दिया। चलिए समझते हैं कि ये 3 खेमे कौन से थे और उनका क्या मानना था। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप कहता था कि रासो 100% असली है, ऑथेंटिक है। दूसरा ग्रुप ठीक इसका उल्टा, कि ये पूरी तरह से जाली है, एक फौजरी है। और फिर आया एक तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प ग्रुप, जिसका मानना था कि सच कहीं बीच में है। मतलब इसका जो कोर है, जो मूल कहानी है, वो तो पुरानी है, पर वक्त के साथ लोग इसमें चीजें जोड़ते गए, इसे बड़ा बनाते गए। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, इसमें हिंदी साहित्य के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। एक तरफ श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु जैसे लोग थे जो इसे पूरी तरह असली मानते थे, तो दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे कद्दावर आलोचक थे जो इसे नकली मानते थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने, जैसा हमने देखा, बीच का रास्ता चुना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, ये उनके अर्ध प्रामाणिक वाले नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। उनका मानना था कि भाई इसे पूरी तरह से उठाकर फेंक देना सही नहीं है। जरूर इसमें कोई ऐतिहासिक सच्चाई छुपी है, भले ही इसका आज का रूप समय के साथ काफी बदल गया हो। तो ठीक है, ये असली नकली की बहस तो चलती रहेगी, लेकिन एक पल के लिए इससे आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इन सारे विवादों के बावजूद इस ग्रंथ की विरासत क्या है, इसका हमारे साहित्य और संस्कृति पर असर क्या पड़ा। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। बात यह है कि पृथ्वीराज रासो की कोई एक फाइनल किताब है ही नहीं। हमें इसके कम से कम 4 अलग अलग मेन वर्जन्स मिलते हैं जिन्हें रूपांतरण कहा जाता है। और इन वर्जन्स में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, जो सबसे बड़ा वर्जन है उसमें 14,000 से भी ज्यादा छंद है, और जो सबसे छोटा है उसमें सिर्फ 1300। ये इतनी बड़ी वैरायटी ही इस बात को मजबूत करती है कि रासो कोई एक किताब नहीं, बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो समय के साथ बढ़ती रही, बदलती रही। अब जरा इसकी भाषा की बात करते हैं, जो बहुत ही यूनिक है। इसका एक हिस्सा डिंगल भाषा में है। ये राजस्थान की एक साहित्यिक भाषा है जिसमें एक खास तरह का ओज है, एक रौब है, जो युद्ध और वीरता की सीन को बयां करने के लिए आप कह सकते हैं परफेक्ट है। और फिर दूसरी तरफ है पिंगल। ये ब्रज भाषा से मिली-जुली एक बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर भाषा है, और इसका इस्तेमाल हुआ है प्रेम और श्रृंगार के पलों को दिखाने के लिए। तो एक तरफ वीरता, दूसरी तरफ प्रेम। तो डिंगल का ये जो जोश है और पिंगल की जो मिठास है, इन दोनों का जो मेल रासो में हुआ, वही इसकी सबसे बड़ी साहित्यिक कामयाबी है। भले ही ये कब लिखा गया इस पर बहस हो, लेकिन इस लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट ने हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई राह दिखाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब हम आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? पृथ्वीराज रासो को क्या समझा जाए? इतिहास, सिर्फ एक कविता, या एक धोखा? इसकी असली पहचान है क्या? और शायद इसका जवाब यही है कि इसे असली या नकली के डिब्बे में बंद करने की कोशिश करना ही गलत है। पृथ्वीराज रासो शायद एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती साहित्यिक परंपरा है, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई गई, गाई गई, और हर पीढ़ी ने इसमें कुछ अपना जोड़ा। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब कोई कहानी किसी कल्चर की, किसी समाज की पहचान का हिस्सा बन जाए, तो क्या ये सवाल इतना जरूरी रह जाता है कि वो फैक्चुअली सही है या नहीं, या फिर उसकी असली ताकत उस कहानी की अपनी शक्ति में ही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ रासो के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की हर महान कहानी के लिए मायने रखता है। सोचने वाली बात है ना?